Good morning, students. Hey, this is Monica Agarwal from GGSS हिसार। आज हम कर रहे हैं +2 की बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इससे पहले वीडियो में हमने किया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसको दिया था हेनरी फ्योल ने। 14 प्रिंसिपल्स थे जो प्रबंध के कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं, सामान्य कंडीशंस में भी हो जाते हैं। उसको एक सामान्य सिद्धांत कहा गया था। आज हम कह रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध। सिद्धांत पढ़ेंगे हम उसके, और हम उसकी पद्धतियाँ करेंगे, हम उसकी टेक्निक्स करेंगे। तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है, क्यों चाहते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट हम करना चाहते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास साधन हैं, उन साधन का किसी के पास भी ऐसा नहीं होता कि उसके पास बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा साधन हो, कि साधन आपके पास अनलिमिटेड हो और आप उसके कितना मर्जी उसको यूज़ कर सके, ऐसा नहीं होता। आपके पास क्या चीज़ होती है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, लेकिन हर कोई क्या चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि आप प्रॉफिट अर्न करें, मैक्सिमम प्रॉफिट आप उससे अर्न करना चाहते हो, है ना। तो अब उसके लिए हम क्या लेकर आए, फिर हम ये साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आए। हमने इसमें ये कोशिश की, इसमें ये जो दिया था, ये दिया था FW टेलर ने। टेलर ने ये दिया था, और उन्होंने क्या बताया कि अगर आप इन मेथड्स को यूज़ करते हैं तो उससे जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी, कम से कम कॉस्ट, उस पर प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और कॉस्ट कम कब होगी, जब आप उसको वेस्टेज को ख़त्म कर दोगे। वेस्टेज नहीं होने दोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्शन आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसका ये मेन बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये जो हैं, ये है हमारे टेलर, जिनका नाम पूरा क्या है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं FW टेलर। ये एक ऐसे थे, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी को अगर हम देखें ना, तो इन्होंने पहले एक सिंपल साधारण से वर्कर थे। ये 1878 से लेकर 1884 के बीच में ही, मतलब आप ये देखो कि कितना गैप हुआ, सिर्फ 6 या 7 साल में इन्होंने क्या किया। एक छोटे से श्रमिक थे ये, आम जैसे कोई भी मजदूरी करता है, उससे कंपनी के मुख्य इंजीनियर तक पहुंच जाना कितनी बड़ी बात है ना। तो 1878 में क्या किया था, इन्होंने अपनी शुरुआत की, मिडवेल स्टील कंपनी में ये भर्ती हो गए। इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका की ये कंपनी है। फिर इन्होंने 1884 के अंदर ही, 6 साल के अंदर ही, ये उसी कंपनी में मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक कंपनी में एक इंसान एक वर्कर के तौर पे काम कर रहा है, और बाद में वही उसी को उसी जगह पे मेन इंजीनियर लगा दिया जाता है। तो ऐसा किस लिए था, ऐसा इसलिए था कि इन्होंने मेहनत की थी, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने देखा कि जितना भी कोई एक इंसान होता है, उसे जितना काम करना चाहिए, है ना, वो उससे बहुत कम काम करता है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों है, उन्होंने देखी समस्याएं क्या आ रही हैं, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी से हम सबको कहें कि क्या सब काम चोरी करते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इन्वायरमेंट होता है, बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तब कहीं जाकर फ़र्क आता है कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसका सल्यूशन होगा, है ना। अब जैसे देखो, आप पढ़ाई करते हो, अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चीज़ हो जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई होती है। क्यों होती है वहाँ पे पढ़ाई? पहली बात, प्राइवेट स्कूल में पैसे आप देते हैं पढ़ने के लिए। जब आप कुछ देते हैं ना, तो आप वहाँ से कुछ अर्न करना चाहते हो।
गवर्नमेंट स्कूल्स आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है, सरकार आपको मोटिवेट कर रही है पढ़ने के लिए, सरकार आपको स्टाइफंड्स दे रही है, आप नहीं पढ़ते क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं, आपको मिल रहा है वहाँ पे। तो जब किसी इंसान का कुछ लगता है ना, तब वो पढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो आप पढ़ोगे, क्योंकि टीचर्स आपको वहाँ भी बहुत मेहनत करवा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार के पास, एक मेन रीज़न हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो खंभों के नीचे, क्या वो वैसे नहीं पढ़े? जब हमें किसी चीज़ का अभाव होता है ना, कमी होती है, तो हम उस चीज़ को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बार ये लगाकर सोचें कि भाई हमारे पेरेंट्स हमें किस तरीके से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वो इतनी मेहनत भी करते हैं कि इवन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में प्राइवेट को भी वो पीछे पछाड़ देते हैं। रीज़न भी वो समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो पढ़ रहे हैं, जो उन्हें दिया जा रहा है वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, है ना। और कुछ जिसने काम नहीं करना वो अपने एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे है, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, उनके बेसिस पे आपके रिज़ल्ट्स क्या निकल रहे हैं। तो उन चीज़ों को देखना पड़ता है। ऐसा ही हमारा कंपनीज़ में भी होता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसलिए एक मैनेजमेंट को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक वैज्ञानिक रूप दे दिया। और 1901 तक एक बीथलहैम स्टील वर्क्स कंपनी थी, उसमें उन्होंने वहाँ पे एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट कि आप बता रहे हैं, आप अपनी राय दे रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। हालांकि मैं अगर ये कहूँ कि आपके सिलेबस में आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है जिसने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ से। ये चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं। तो पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हुई ना इनकी इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि अगर हम इनसे मोटिवेट भी हो सकते हैं कि ये अगर इतना कर सकते हैं, अगर हम एक आम सोच रखें तो हम किसी को सोच नहीं सकते कि आज जो एक कंपनी में छोटा सा मज़दूर है और वो बड़े पद पे पहुंच जाएगा, मेन इंजीनियर बन के उस काम को संभालेगा, तो हम नहीं सोच सकते। लेकिन ऐसा होता है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप घर पे बैठे हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जो मन में ठान लोगे आप उसे करके रहोगे। ये देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब देखो कि यहाँ पे इम्पॉसिबल वर्ड के स्पेलिंग क्या है। इम्पॉसिबल, असंभव है ये चीज़, है ना। लेकिन इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। तो जब इम्पॉसिबल वर्ड अगर खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई चीज़ हमारी असंभव हो सकती है, कोई चीज़ हमारी असंभव नहीं हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली। ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज़ को कैसे लेते हैं, हम किसी चीज़ से कितना डरते हैं। तो अगर आप उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, आप उसे इंटरेस्ट लेकर समझते हैं, तो कोई आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हर टीचर, जो फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते, अल्फ़ाबेट्स चेंज नहीं होते, होते हैं चेंज। काउंटिंग क्या चेंज हो गई, रूल्स रेगुलेशंस क्या चेंज हो गए, जो बुक में है वही आपको लोग पढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाने का तरीका, आपको इजी लैंग्वेज में आपको कोई चीज़ समझाई जा रही है, वो आपको समझ आ जाती है, एग्जाम्पल देकर समझ में आ जाती है। इसलिए होता है कि आप अपनी डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं। तो चलिए, टेलर के बारे में हो गया। फिर हमने इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए थे ना, वो 1911 में दिए थे, जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से बोला गया। और इसी नाम से इनकी बुक भी पब्लिश हुई थी, जिसने मैनेजमेंट में एक तहलका मचा दिया था। तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया था। और इन्होंने क्या बताया, ये कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध है क्या, प्रबंध तो आपको करना है, मैनेजमेंट तो आपको करना ही है,
तो मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक तरीके से करना, दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। अगर वो कहता है कि अगर कोई भी काम है उनका विश्लेषण अगर हम साइंटिफिक तरीके से करें तो हम एक बहुत अच्छा मेथड ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो काम करने से पहले उसको डीप में जाके उसको एनालाइज करें, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, और फिर उसके बेस पे वो क्या करें, अपने डिसीजंस लें। बस ये हमारा क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध। ये नहीं कि हमें पुरानी पद्धतियों के पे चलना है, हमने चीज़ें नहीं छोड़नी, तो ऐसा नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, तो क्या है ये, कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है, ये जानने की कला है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू। आप क्या चाहते हो कि वर्कर्स कैसे काम करें, ठीक है, और फिर आप देखना चाहते हो कि वो उसको बेस्ट तरीके से भी करें और चीपेस्ट तरीके से भी करें। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक जानने की कला है कि आप अपने वर्कर्स से क्या काम चाहते हो और फिर देखते हो कि उन्होंने उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे से, अच्छा भी होना चाहिए और पैसा भी कम खर्च होना चाहिए, उस ढंग से किया। तो ये टेलर की डेफिनेशन थी, इसे आप यहाँ पे कीजिए। अब अगर हम बात करें फीचर्स की, तो जैसा मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया कि किसी चीज़ की डेफिनेशन में से ही उसकी फीचर्स भी आती हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम कर रहे हैं, इट इज़ अ सिस्टेमैटिक अप्रोच। ये एक सिस्टेमैटिक अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम काम को बड़े सिस्टम से कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। कंप्लीट मेंटल चेंज कैसे ला रही है वो? हम कहते हैं हमारा मोटिव क्या चीज़ का होता है, हमारा मोटिव होता है काम, प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। एक कंपनी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, वो अपने वर्कर्स से भी यही डिमांड करती है। वर्कर्स का भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लाभ कमाए। लेकिन नहीं, टेलर यहाँ पे क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं कि अगर आप दोनों लाभ का पीछा नहीं करोगे, आप क्या कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, है ना। आप रिसोर्सेज को जब अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे बेटर प्रोडक्शन करोगे। बेटर प्रोडक्शन, आप जब बेस्ट और चीपेस्ट वे से हम काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो नो डाउट सेल भी ज़्यादा अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी तो प्रॉफिट्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चाहे हमारे चाहे हमारे ऑनर्स हैं, चाहे हमारे वर्कर्स हैं, ये दोनों में चेंज ला दिया। उन्होंने लाभ का पीछा नहीं कर रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। ये है परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। ये जो है ना, ये कहता है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को हमें छोड़ देना चाहिए। मतलब पुरानी जो टेक्निक्स हैं उनको छोड़ो, नया बढ़ो, आगे कुछ नया आ रहा है तो उसको आप नया करो, पुराने पे मत चलते रहो। फिर नेक्स्ट आ जाता है, इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। यहाँ पे वो कहता है कि जो नियम हैं वो हमने पूरा एनालाइज करके बनाए हैं, तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। देखो, गलती छोटी मोटी तो कहीं भी हो सकती है, आप ये नहीं कह सकते कि 100% हम कभी कोई काम सही करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि वो बेटर रह जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो क्योंकि पूरी जांच के बाद बनाए गए हैं, तो उनको आपको कठोरता से पालन करना चाहिए। एंड इट्स टारगेट इज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ये क्या चाहता है, ये चाहते हैं कि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे स्टडीज़ की हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, कि कितना उसको काम करना चाहिए, कितना उसको किस मोशन में करना चाहिए, थकान उसको कब लगने लगती है, उसको रेस्ट की कब जरूरत है, इन पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। एंड इट गिव्स वेटेज टू स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन को भी वेटेज देती है, वो तो उन्होंने भी दी थी, हेनरी फ्योल ने भी, है ना। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और फिर उन्हीं के एक्सपर्ट बंदों को दे देना। तो स्पेशलाइजेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखें ना तो ये कहाँ के लिए यूज़फुल है, ये मोर यूज़फुल टू लीगल
कंसर्न, सॉरी, ये हमारे जो लार्ज कंसर्न हैं उनके लिए हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ी संस्थाओं के लिए। और इट अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्टेज, ये वेस्टेज को भी ख़त्म करती है, क्योंकि यहाँ पे आप वेस्टेज नहीं करते हैं तभी तो आप बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से काम करते हैं ना। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इन्होंने सिद्धांत कौन से दिए, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। वो कहते हैं हमें लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए, पुरानी पत्तियाँ छोड़ो, नई नई करो, नए नए टेक्निक, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई नई चीज़ आती है। अब देखिए, इसका एक मैं आपके घर से लेकर चलूँगी। पहले लोगों के पास इतने साधन नहीं थे ना, वो चूल्हे पे खाना बनाते थे, मिट्टी के चूल्हे होते थे, उस पे खाना बनाते थे। धीरे धीरे उसमें चेंज आया, स्टोव आ गया। लोगों ने शुरू में कहा स्टोव गलत है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन चूल्हे की बजाय स्टोव पे थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हुई। फिर गैस आ गई, फिर लोगों ने उसमें कहा इसमें ऐसा है वैसा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, अगर आपको टाइम सेव करना था, उस टाइम को सेव करने के लिए जब आपने देखा तो काम जल्दी भी हो रहा था और अच्छा भी हो रहा था, तो लोगों ने गैस कर लिया। फिर 2 गैस बर्नर आए, 3 आए, अब 4 आए, 4-5 बर्नर्स तक भी आ गए। तो यहाँ पे वो क्या चीज़ थी कि अगर हम उन्हीं पुरानी पद्धतियों पे चलते रहते तो वो लोग बेचारे खाना ही बनाते रह जाते, उन्हें तो कुछ और काम करने ही नहीं पड़ते, वो काम कर ही नहीं पाते, कुछ चाह कर भी काम नहीं कर सकते थे वो, है ना। तो उन्होंने नई टेक्निक को यूज़ किया, तो उसके साथ उन्होंने फिर अपने और काम कर सकते थे वो। यहाँ पे भी ऐसा ही है, कंपनीज़ के लिए भी ऐसा ही है। जब वो एक पुराने छोड़ देती हैं, नई नई मशीनरी आ रही है, नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो आप उसको अडोप्ट करो, उससे आपका प्रोडक्शन भी जल्दी होगा और बेटर भी होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैत्री ना कि मतभेद। वो कहते हैं कि आप वहाँ पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें जो लेबर है ना और मैनेजमेंट है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री समझें। मीन्स वो कहते हैं ना कि हमारा तुम्हारे बिना गुजारा नहीं, और वो बोले कि तुम हमारा भी तुम्हारे बिना गुजारा नहीं। मीन्स कि जो वर्कर्स हैं वो बोले कि नहीं, हमें भी काम की ज़रूरत है तो हम काम करेंगे और दिल लगा कर करेंगे, मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत है। और मैनेजर्स भी क्या सोचें कि अगर हमने वर्कर्स के साथ अच्छे से हम पेश नहीं आए तो ये काम नहीं, हमारा काम नहीं चलेगा, हम प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पाएंगे, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने दोनों को एक दूसरे को समझा, आपस के झगड़े ख़त्म करे। तो वहाँ पे उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन को उन्होंने नाम दिया उस चीज़ का, कि दोनों ने समझा कि प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, अच्छा काम करने के पीछे भागना है। और जब हार्मनी होती है ना, सब आपस में एक मित्रता होती है, तो हमारे काम भी अच्छे होते हैं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी आपस में सहयोग होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक दूसरे से लड़ रहे हो, हमारा अपना पर्सनल है, नहीं, काम कंपनी का है, काम सबका मिला जुला है, तो सब उसे मिलकर करोगे। और जब आप मैनेजर को भी चाहिए, जब आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कितना काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उस वक्त जो है ना आप क्या करें कि वर्कर्स की भी सलाह लें, ताकि उससे क्या होगा, उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, तो उनको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी ही कंपनी है ये। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या कहता है वो कहता है कि जो भी कोई भी इंसान है, हमने उसको जब चूज़ किया तो उसकी एफिशिएंसी के बेस पर, तो हमें जो उसकी एफिशिएंसी है उसको देखना है। जब हमने उसे चुना, हमने तब भी ध्यान देना है उसको। हम किसी को सेलेक्ट करते हैं, अपनी तरफ से हम बेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी काम हर इंसान के लिए शुरू में नया होता है, तो उसे आप अच्छी ट्रेनिंग दें, उसे आप देखें कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ को काम करने के लिए वो योग्य है, वो कौन सा काम अच्छे से कर सकता है, तो आप उसको वही काम दें।
तो वो काम वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जिन्हें दिया था F.W. टेलर ने, जो कि 4 हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इन्हें आपने अच्छे से करना है। दैट्स ऑल।